कौन है? नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। जिस औरत का कत्ल हुआ उसका नाम डॉली सिंह था, और डॉली का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो मुजरिम का कोई गहरा राज जानती थी, कोई ऐसा राज जो कई निर्मम हत्याओं की वजह बनने वाला था। डॉली ने इस दस्तक को महसूस भी किया था, और उसके कत्ल के बाद मुजरिम का ये राज ही रह गया। और हैरानी की बात यह थी कि डॉली की मौत के 2 महीने बाद भी उसके कत्ल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन डॉली का कत्ल इस केस का आखिरी चैप्टर नहीं था। अब हमारे सामने मुजरिम का एक ऐसा चैप्टर आया जो भयंकर खून खराबे की तरफ इशारा कर रहा था। सर, उस एरिया से जुड़े जितने भी संदिग्ध थे उन सबको राउंड अप करना शुरू कर दिया है। जल्दी में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी ये सब। अभी एक कॉल आया मुझे। कॉलर से टिप मिली है कि अधिराज की जीवन शांति संस्था ने एक बहुत बड़े खून खराबे की प्लानिंग की है और हथियार एक घर में छिपाए गए हैं। पूजा बेटा, ये देख। अरे भाई, लड़के तो सारे ही सही हैं। तुझे इनमें से कोई लड़का पसंद है तो बता, रिश्ते की बात चलाते हैं फिर। पापा, सच बोलूं तो मुझे इनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड एक गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेबल जॉब और सिक्योर्ड फ्यूचर। दैट्स इट। शादी में बहुत दहेज देना पड़ेगा। हाँ, इसका भाई तो कुछ करता नहीं, सब माँ बाप को ही तो देना पड़ेगा। अरे माँ, तुम चेक करो सब्जेक्ट। सर, क्या हुआ? सर्च वारंट है हमारे पास। सर बताइए तो हुआ क्या है? सर्च वारंट? सर, सर्च वारंट? सर लेकिन बताएंगे कि हुआ क्या है? अरे 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 हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो हथियार यहाँ कैसे आए। सर, हमें लगता है हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई दलील नहीं चलने वाली। तुम लोग इस अधिराज के लिए काम करते हो ना? अधिराज नहीं, स्वामी अधिराज कहिए। उनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो गुरु है हमारे। गुरु के शिष्य के घर में बंदूकें क्या कर रही हैं? बंदूकें घर में नहीं, घर के पीछे मिली है। कोई भी आके छुपा सकता है। ये हमारे गुरुजी और हमारे परिवार को बदनाम करने की चाल है किसी की। शहर की सुरक्षा का मामला, ऐसे नहीं जाने दे सकते। देखे उन्हें। अरे कहाँ? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बुलाओ उनको। अरे ये कहा? सर, पक्का इस फैमिली पर अधिराज का राजयोग चल रहा है, पर वो तो क्लीन चिट लेकर बैठा हुआ है। क्या करें उसका? इनके बयान से वो भी हत्या चढ़ेगा। इनकी ऐसी कुंडली निकालो कि सफाई देने के लायक ही नहीं रहे। और उस कॉलर के बारे में पता करो जिसने हथियारों की टिप दी थी। हो सकता है उससे अधिराज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। यदि आप अपने घरों के मक्खी मच्छरों पर अहिंसा का प्रयोग शुरू कर दें तो क्या हो? आप हिंसा से तो बच सकते हैं, परंतु बीमारियों से आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी तरह एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उन विनाशकारी तत्वों का नाश करना परम आवश्यक है जो कि सिर्फ हमारी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। बोलो स्वामी अधिराज की! स्वामी अधिराज की! हमें रमेश शुक्ला से मिलना। जी सर, बोलिए। मैं रमेश शुक्ला हूँ। रमेश जी, आपने जो फ़ोन करके हमें इन्फॉर्मेशन दी
उसके लिए थैंक यू वेरी एक मच। मिनट सर, मैंने आपको कॉल किया। हाँ, आपने तो कॉल किया था मुझे। अच्छा, बताइए कि आपको अधिराज की फॉलोअर फैमिली के घर में पिस्तौल्स होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? सर ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया था। लेकिन मुझे जिस नंबर से कॉल आया वो आपके ही नाम पर इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये देखिए। सर ये एड्रेस तो मेरा है सर, लेकिन ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। लेकिन रमेश जी, 15 दिन पहले ये नंबर आप ही के डॉक्यूमेंट से खरीदा गया। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कौन कर सकता है? आप इनकी? मैं इनकी वाइफ कीर्ति शुक्ला। कीर्ति जी, आप जानते हैं इस नंबर के बारे में? नहीं सर, मुझे इस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। सर, हो सकता है ये लोग अधिराज के डर से कुछ ना बोल रहे हो। यादव, ये नंबर 15 दिन पहले खरीदा गया। उसे सिर्फ एक कॉल किया गया और तुम्हें, उसके बाद से ये नंबर बंद है। मामला कुछ और है। तिवारी परिवार के खिलाफ कुछ मिला? सर, मैंने चेक किया लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं मिला है। और हाँ सर, तिवारी परिवार में वो माता जी निर्मला तिवारी, सिर्फ उनका ही अधिराज के आश्रम में आना जाना है, और वो भी मोबाइल यूज नहीं करती हैं। तो घर के पिछले हिस्से में हथियार हैं, ये सिर्फ निर्मला देवी को पता होगा या पूरे परिवार को? या कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाकई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? और ये रमेश और उसकी बीवी कुछ ठीक नहीं लग रहे। इनके बारे में पता करो, हो सकता है कुछ छुपा रहे हैं। सबूतों के अभाव में तिवारी परिवार को जमानत मिल गई, पर हमें लग रहा था कि तिवारी परिवार सिर्फ मोहरा था। असली गुनहगार अधिराज, जिस पर पहले भी हिंसा भड़काने के आरोप लग चुके थे, और अधिराज एक सफेद पोश मुजरिम था। इसलिए बिना किसी पुख्ता सबूत के हम उसके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते थे। और मामला नेशनल सिक्योरिटी का था। गन वाले केस का क्या हुआ? अधिराज से कब मिल सकते हैं? सर, अधिराज के आदमी कुछ ठीक से बता नहीं रहे। हमेशा यही बोलते हैं कि स्वामी जी ध्यान में है। वो जानबूझ के हमें अवॉइड कर रहा है। ध्यान तोड़वाना पड़ेगा उसको। कहिए। अधिराज से मिलना। स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं, अभी किसी से मिल सकते हैं। अरे मैंने आपसे कहा स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं। अरे मैंने आपको कहा स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं। आने दो। आइए बैठिए, इनके लिए भी भोजन लगाइए। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, तेरी खुराक जानने आए। सुना तुम्हारी संस्था के लिए हथियार बन रहे हैं? हम तो शुरू से ही असामाजिक तत्वों के निशाने पे हैं। यदि उनका बस चले तो हमारे आश्रम में भी 2-4 बम गिरा दें। बातों के दिखाते हो तुम लोग। तुम्हारी शिष्या निर्मला तिवारी के घर पर 5 पिस्तौल मिले, बाकी असला बारूद कहाँ छुपा रखा? निर्मला देवी हमारी शिष्या हैं, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका इन हथियारों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमारी संस्था की किसी भी सदस्य का। यह अवश्य हमारे शत्रुओं की चाल है, एक षड्यंत्र है। हिंसा भड़काने के आरोप पहले भी लग चुके हैं तुम। बस, हमारी मुलाकात पूर्ण हो गई। अब आप सब लोग जा सकते हैं। और ध्यान रहे इंस्पेक्टर, अगली बार जब आप आए तो अपने साथ अनुमति लेके आइएगा, वरना आप तो जानते ही हैं हमारे भक्तजन क्या क्या कर सकते हैं। हम तो जानते हैं कि तुम्हारे भक्तजन क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप कहाँ जा रही हैं? गुरुजी से मिलने। बात तुम्हारे आगे तो हाथ जोड़ रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया घर में, लेकिन गुरुजी गुरुजी ने हमेशा हमारा भला चाहा है, और आगे भी हमारी नैया वही पार लगाएंगे। माँ जी, नैया डूब रही है, अब तो स्वामी जी की पतवार छोड़ दो। पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। इंटेलिजेंस? देखिए, मैं जानता हूं कि स्वामी अधिराज की वजह से आप लोग पुलिस के रडार पे हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको इस मुसीबत से बचा सकता हूं। सर, जिस औरत की लाश हमें तालाब के पास मिली थी, कानपुर के किसी भी थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। कानपुर के बाहर पता करो। ओके सर। सर, मैंने रमेश शुक्ला और कीर्ति शुक्ला इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, इस कीर्ति शुक्ला का निर्मला तिवारी के पोते सुदीप से अफेयर का इंडिकेशन मिला है। मतलब तिवारी परिवार और शुक्ला परिवार में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रमेश शुक्ला के नाम से जो सिम खरीदा गया, उससे ये टिप मिलना कि तिवारी परिवार के घर में हथियार हैं। इसका स्वामी अधिराज या उसकी संस्था से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, जो ये दोनों फैमिलीज हमसे छुपा रही हैं।
आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों में से किसी को भी उन पिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो इस बात का विश्वास तो मैं भी नहीं करूं। लेकिन सर हकीकत तो यही है कि हमारा उन हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। रमेश शुक्ला और उसकी बीवी कीर्ति शुक्ला, उनका किससे लेना देना है? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग स्वामी अधिराज के राजदार हो, और यहां आने से पहले आप लोगों के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। अगर आप लोग किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो जैसा मैं कहता हूं वैसे कीजिए। जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो स्टेट पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसीज की भी उन पर नजर रहती है। आईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो कभी कभी स्टेट पुलिस को बाईपास करके अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसकी भनक हमें भी नहीं होती। पुलकित जोशी और तिवारी परिवार की मुलाकात के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। दरअसल उस वक्त इस केस में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो हमारी नजरों के परे था। हाँ, मैं सुप्रिया का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हमें सब्र करना ही होगा। हाँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी उससे कैसे बात कर लूं? एक मिनट, दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ थी तू? सुप्रिया, कितनी देर से फोन लगा रही थी तुझे? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? सुप्रिया, तुझे पता है ना कितनी फिक्र होती है तेरी मुझे। आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? आपका तो सारा टेंशन कहीं और ही है। सुप्रिया देख, प्लीज मुझे ना बच्चे की तरह बहलाना बंद कीजिए। आप जो कर रहे हो वो गलत है और मैं आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने वाली। सर देखिए, कोई गलत फहमी हुई है आपको। सर देखिए, हम मानते हैं कि कीर्ति से हमारी फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन पहले हमको आइडिया नहीं था कि वो इस हद तक जा सकती है। अब तो हमको पक्का यकीन हो रहा है कि ये सब उसी की करतूत है। क्यों? ऐसा क्या था? कीर्ति ऐसा क्यों करेगी? सर, कीर्ति से हमारा कांटेक्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे हुआ था। वो अपनी लाइफ से बहुत ही डिप्रेस्ड थी। फिर तो हमारी बातचीत होती थी सिर्फ, लेकिन उसके बाद हम मिलने भी लगे थे। रमेश से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी सुदीप। वो बहुत डोमिनेटिंग है, आए दिन मुझ पे हाथ उठाता। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। तुम उसे डिवोर्स दे दो। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो। सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरा प्रपोजल ठुकरा देगी। उसका तो इंटेंशन सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने में था, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सुदीप, तुम मुझे अवॉइड करके बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। गलती तुम्हारे करीब आकर की थी मैंने, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है सुदीप? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सर, जरूर उस कीर्ति नहीं हमारे घर में हथियार छुपवा करके ये पुलिस केस में हम सबको फंसा करके हमसे बदला लिया है। किसने क्या किया वो हम देख लेंगे। तुम ये बताओ, तुम्हारे और कीर्ति के अफेयर के बारे में कीर्ति के हस्बैंड को पता था? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कीर्ति का किसी के साथ अफेयर था। तुम्हें तो ये भी आइडिया नहीं कि तुमने अपने ही नंबर से फ़ोन करके मुझे टिप दी थी। सुदीप और उसकी फैमिली को फंसाकर अपना बदला लेना चाहते थे। सर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं उस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानता। और वो हथियार जो सुदीप के घर में छिपाए गए उसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? तुम्हारी बीवी का? नहीं सर, मुझे उस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे पति के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे अलावा और किसके हाथ लग सकते हैं? अब या तो तुम कुछ छुपा रही हो या तुम्हारा पति। तुम्हारा पति जानता है ना तुम्हारे और सुदीप के अफेयर के बारे में? नहीं सर, रमेश को कुछ नहीं पता। और रही बात सुदीप की, तो वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसकी पूरी नज़र मेरी जायदाद पर थी। वो मुझसे शादी करके अपनी बहन के लिए दहेज का बंदोबस्त कर रहा था। सर, ये रमेश भी अपनी बीवी के लवर से बदला लेने के लिए उसको फंसवा सकता है। और ये भी हो सकता है कि कीर्ति वाकई में सुदीप के लिए ऑब्सेस्ड हो, पर सुदीप ने उसे घास नहीं डाली, इसलिए उसने बदला लेने के लिए सोचा। हो सकता है सुदीप ऑब्सेस्ड हो, कीर्ति ने उसकी इंटेंशन भाप ली हो और ये सुदीप कीर्ति को धमका रहा हो। स्वामी अधिराज के संसार से हथियार जुटाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन सर, अगर ऐसा है तो रमेश इस बात से इनकार क्यों करेगा कि उसकी आईडी से लिए गए नंबर से उसने फोन करके कोई टिप नहीं दी? तो मतलब कोई चौथा है जिसका गेम इन दोनों फैमिलीज को फंसाना है।
अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कर तो रही हूं मैं कोशिश। ये सही समय नहीं है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट, बाद में बात करती हूँ। बाय। ये लीजिए। क्या है ये? इन पेपर्स में साफ लिखा है मैं अब इस घर की बराबर की हकदार हूँ। सुप्रिया, ये सब क्यों कर रही है तू? ये प्रॉपर्टी पापा की थी ना, तो उनके मौत के बाद आप अकेले तो मालिक नहीं बन सकती। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और अलग हो जाइए। कल्याण, गुरुजी, पुलिस अब सुदीप को तंग करने लगी है, आप कुछ कीजिए ना। आप हमारे सानिध्य में हैं। अपनी समस्त चिंताएं हमें दे दीजिए और निश्चिंत रहिए। परंतु स्मरण रहे, आपका समर्पण पूर्ण होना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो हमसे छुपी हो। कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रही हैं हमसे। गलती हो गई गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो परम ज्ञानी हैं गुरुजी, आपको जानते हैं। हम आपको उस आईडी एजेंट के बारे में बताने ही वाले थे गुरुजी। आईडी एजेंट? कौन आईडी एजेंट? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी दादी अधिराज के खिलाफ नहीं जाएगी और ना ही आपके परिवार में से कोई इसके खिलाफ जाएगा, और उसका खामियाजा आप अच्छी तरह भुगत चुकी हैं। पर हम गलत नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन अधिराज 100% गलत है। देखिए, अभी तो उसका हथियारों का ही कनेक्शन आपके परिवार से मिला। अगर अब भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। आपका घर इसी गली में है ना? जी। देखिए, सवाल सिर्फ आपकी बदनामी का नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल, जो मैं आपकी फैमिली से एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप आईडी की मदद करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। हेलो? नहीं, तुम यहाँ मत आओ, मैं ही आती हूँ। लेकिन सर, कानपुर और उसके आसपास के एरिया में इस उम्र की औरत की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। पर मौत की वजह है सफोकेशन। यस सर, और इस औरत की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के साइन नहीं मिले हैं। इसकी मौत दम घुटने से ही हुई है। और हाँ सर, एक बात और, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये औरत 1 महीना प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? तो हो सकता है इस औरत की मौत के पीछे इसके पति या किसी जान पहचान वाले का हाथ, इसलिए इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। पॉसिबल है सर। कीर्ति शुक्ला की कलाई पर बिल्कुल ऐसे टैटू। रमेश, क्या ये सब? रमेश, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? बेवकूफ समझ के रखा है तुमने मुझे? आखिर दिखा दी तुमने अपनी जात। पहले खुद आईना देखो, तुम्हारी जात क्या है मालूम है मुझे। पता नहीं रोज कितनी लड़कियों के साथ जाकर सोते हो। रमेश, हाथ उठाना मुझे भी आता है। आज गलती कर दी, आइंदा मत करना। दरअसल ये लाश हमें एक तालाब के पास मिली। आप पहचानती हैं इसे? नहीं सर। इसे जानते हो सकता है तुमने इस लड़की को अपनी वाइफ कीर्ति के साथ कभी देखा हो। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस औरत की कलाई पर बिल्कुल वैसे ही टैटू है जैसा आपकी कलाई पर। हाथ दिखाई। ये देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि इस औरत के हाथ में जो टैटू है उसमें ए लिखा है और आपके के। ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया? याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। याद नहीं मतलब? ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया, आपको याद नहीं? हाँ सर, याद आया। गुलमोहर मार्केट से। गुलमोहर मार्केट में कहाँ से? शायद परम गैलरी। पता करो,
शायद इस औरत ने भी वहीं से टैटू बनवाया हो जहाँ से कीर्ति ने बनवाया। और इस कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर से स्टडी करो। हो सकता है कीर्ति इस औरत को जानती हो और हमसे छुपा रही। ओके सर। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, पर तुम तो देश की सुरक्षा को लेकर वाकई कंसर्न हो। देखिए, मुझे आपके इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को इस सबसे बचाना है। लेट्स सी हमें कितनी सक्सेस मिलते हैं। पर मुझे करना क्या होगा? तेरे लॉक तो एकदम ठीक है। मतलब घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं, लेकिन रमेश कह रहा था जब वो बाहर से आया तो ये लॉक बंद था। सर, रमेश ने बताया कि ये चाबी कीर्ति की है जो घर से मिली, और ये चाबी रमेश की। कहीं रमेश दो चाबियों की कहानी तो नहीं बना रहा? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो तुम्हारे और कीर्ति के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास तुम्हारे घर की चाबी होगी? क्योंकि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, बाकायदा ताला खोल के घुसा। सर आपको तो पता ही है कि कीर्ति का सुदीप के साथ। सर हो सकता है कि कीर्ति ने शायद सुदीप को घर की दूसरी चाबी दे रखी हो। सर, जाहिर है कि ये सुदीप पे शक जताएगा, और घर के आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन मैं खबरियों से पता करवाता हूँ कि मर्डर के वक्त ये दोनों कहाँ थे। एक हफ्ता पहले जिस औरत की लाश मिली थी उसकी कलाई पर ठीक वैसे टैटू था जैसा कीर्ति की कलाई पर था। पर अभी तक न उस औरत की शिनाख्त हो पाई है और ना ही ये पता चल पाया कि वो टैटू कहाँ से बनवाया गया था। पर हो ना हो, उस औरत और कीर्ति इन दोनों के कत्ल के पीछे कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन जरूर है। सर मैंने 200 से ज्यादा फैमिलीज की लिस्ट बनाई है जो स्वामी अधिराज को काफी मानती है। सब पर नजर रखो, किसी पर भी जरा सा शक हो तो उठा लो। ओके सर। सर, कीर्ति की बॉडी में जो बुलेट मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। जिस पिस्तौल से कीर्ति को मारा गया वो उसी तरह की पिस्तौल थी जो तिवारी परिवार के घर से मिली। हमें क्या लेना देना उस औरत से? अरे ऐसी औरत का तो मर जाना ही अच्छा था। हाँ, लेकिन अब कीर्ति की मौत के बाद पुलिस फिर से हमारा जीना आराम कर देगी, उसका क्या? हमारा जीना क्यों हराम करेगी? आखिर हमने क्या किया है? हेलो, तुम्हारे भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी पूरी फैमिली इनोसेंट है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा भाई घर पे ही है, अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन साहब, अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं साहब? अरे सुन, सर देखिए कोई गलत फहमी हुई है सर, हम शरीफ लोग हैं सर। आप बिना वजह उठा के लाए सर। देखिए कीर्ति की मौत उसी तरह की पिस्तौल से हुई जो तुम्हारे घर से बरामद हुई। उसको तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? सर मुझे क्या पता होगा उसको किसने मारा है। आप लोग मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तेरी परेशानियां और बढ़ेंगी अगर सच नहीं बोलेगा। बोलो, वो बंदूकें तुझे स्वामी के लोगों ने दी थी? सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन बंदूकों से मैं क्या, मेरा पूरा परिवार अनजान था सर। गुरुजी, हमारे पोते सुदीप को बचा लीजिए गुरुजी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए समय ठीक नहीं चल रहा है। हमारा सुझाव आपको यह है कि अपने समस्त परिवार को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाइए। लेकिन गुरुजी, सुदीप वो तो पुलिस हिरासत में है। उसको बाद में देख लेंगे, समय आने पर उसका उचित समाधान निकालेंगे हम। परंतु इस समय आप बाकी परिवार वालों को लेकर दूसरे शहर चली जाइए। जी गुरुजी। कीर्ति की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। उनका कहना है कि कीर्ति भी 1 महीना प्रेग्नेंट थी, ठीक इस औरत की तरह। और सर, इन दोनों औरतों के हाथ में एक ही पैटर्न का टैटू। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, इन दोनों मर्डर्स का लिंक कॉमन है। लेकिन कीर्ति प्रेग्नेंट है, ये बात उसके पति रमेश ने हमसे क्यों छुपाई? सर, मैंने रमेश से पूछताछ की थी। उसका कहना है कि उसने बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लगता था कि कीर्ति के पेट में जो बच्चा था वो उसका नहीं बल्कि सुदीप का था। सर वो रमेश झूठ बोल रहा है।
अरे मेरा तो कीर्ति से 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था, तो उसके पेट में 1 महीने का बच्चा, वो मेरा कैसे हो सकता है? सर ये अधिराज का चेला है, इतनी आसानी से नहीं उगलेगा। सर एक काम करते हैं, इसका डीएनए मैच करवाते हैं कीर्ति से और उस औरत से जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली थी, और रमेश से भी। क्या पता वही कोई कहानी बना रहा हूँ। यादव, हो सकता है इन दोनों के अलावा ये कोई तीसरा ही हो जो ये सारा खेल खेल रहा है, क्योंकि रमेश की आईडी से जो सिम खरीदा गया था उससे वो कॉल हमें किसने किया था ये अभी तक पता नहीं चला। अब ये अधिराज का दुश्मन है, सुदीप का या रमेश का, ये भी क्लियर नहीं है। पर ये कॉलर जो भी है उसका कीर्ति से और उस औरत से जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली, उन दोनों से कोई कनेक्शन जरूर है जो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। अधिराज के फॉलोअर्स में से हमने इसे जीरो डाउन किया। इसी ने तुम्हारे घर पे हथियार रखवाए थे। ये तो गौतम जी है, अधिराज जी के महंत। आश्रम के अलावा इसके किसी और ठिकाने का पता है तुम्हें? सर हमने अधिराज के लोगों में से इस गौतम को जीरो डाउन किया है। सर खबरियों से पता चला है कि मेरठ से खरीदे गए हथियारों की डील के वक्त ये गौतम भी वहां मौजूद था। सर इस गौतम का आश्रम के अलावा एक और ठिकाने का पता चला है। उठाओ इस गौतम। ओके सर। हाँ पांडे, आसपास देखो, लगता है घर में नहीं है, शायद किसी ने देखा हो। सर इनका एक पड़ोसी इनसे मिलने आया था। बेल बजाने पर जब गेट नहीं खुला तो उसने खिड़की से झांक के देखा तो लाश दिखाई दी। सर जब हम यहाँ पहुंचे तो दरवाजा अंदर से ही बंद था। वर्षा त्यागी और कलाई पर वी का टैटू और कीर्ति की कलाई पर के का टैटू था। वर्षा, कीर्ति और ए, 3 औरतें जिनकी कलाई पर उनके नाम के पहले अक्षर का टैटू है, वो तीनों मारी जाती हैं। इन तीनों औरतों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ यादव बोलो। सर गौतम को तो उठा लिया, लेकिन अपना कांस्टेबल लालजी यादव वो शहीद हो गया। सर बहुत हथियार मिले हैं इसके घर से। ये सर ठीक नहीं है, लगता बहुत बड़ा रैकेट है इसके पीछे। वो वाली बंदी दे। अरे तू जा, जल्दी जा, जल्दी अपना सामान लेके आ। दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुदीप पुलिस कस्टडी में और हम दिल्ली जा रहे हैं। ये हम ठीक नहीं कर रहे। अब बोलेगा? बोल किसने मारा? मानते हैं कि उस हवलदार को हमने मारा साहब, लेकिन उस औरत को नहीं मारा साहब। बोल किसने मारा? इन औरतों के पेट में किसका बच्चा था? तेरा या तेरे स्वामी का? नहीं स्वामी जी का और ना ही हमारा। ये जो 3 औरतें मारी गई हैं ना, इन तीनों की कलाई पे टैटू बनाओ। इस टैटू का तुझसे या तेरे उस स्वामी से क्या ताल्लुक है? बोल। ADK कोड है कोई? क्या मतलब है इसका? हमें नहीं मालूम ये क्या है, और इन औरतों से हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमने इन्हें नहीं मारा है सर। तेरे घर में जो बंदूकें मिली हैं वो दिवाली पे आतिशबाजी के लिए रखी थी, ऐसे नहीं मानेगा। वॉश करो जरा इसे। तेरे गौतम बहुत मोटी चमड़ी का है, बहुत तोड़ा फिर भी कुछ नहीं उगल रहा है। फिर एक काम करें, इसके स्वामी अधिराज को उठाएं। नहीं यादव, इस अधिराज को बिना पुख्ता सबूत के उठाना ठीक नहीं होगा। इसके फॉलोअर हंगामा करेंगे। सही वक्त का इंतजार। सर वर्षा के घर पे जो मोबाइल मिला था उसे ऑन किया। वर्षा के नंबर से आखिरी कॉल विक्रांत नाम के आदमी को किया गया था। सर इस वर्षा और विक्रांत के बीच में काफी लंबी बातें होती थी, लेकिन अभी विक्रांत का नंबर बंद है। वर्षा की बेटी? तो वर्षा की बेटी सुप्रिया का नंबर भी फोन में सेव था। उसे फोन किया तो उसने बताया कि वो जयपुर में है और वो यहाँ आ रही है। वर्षा ने जैसे लास्ट कॉल किया, क्या नाम बताया? सर विक्रांत। विक्रांत मतलब वी फॉर वर्षा, वी फॉर विक्रांत। और वर्षा की कलाई में जो टैटू था उसमें वी लिखा था। आपका मतलब इन टैटू वाली औरतों की कलाई पे लिखा ये अल्फाबेट इनके नाम से नहीं बल्कि इनसे जुड़े दूसरे लोगों के हैं, जिनके नाम भी इन्हीं के नाम के पहले अक्षर से शुरू होते हैं। यादव कहानी कुछ भी हो सकती है। इस कीर्ति के फोन में जितने भी नाम के से सेव्ड है सबकी लिस्ट बनाओ
सबके बारे में पता करो और ये भी पता करो कि ये विक्रांत का फोन कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर हेलो, कानपुर एयरपोर्ट। सर कीर्ति के मोबाइल में 2-3 नंबर ऐसे हैं जो के से शुरू होते हैं, लेकिन कीर्ति की इन लोगों से उतनी बातें नहीं होती थी जितनी वर्षा की विक्रांत से होती थी। सर, वर्षा जिस नंबर पर कॉल करती थी वो नंबर विक्रांत का है ही नहीं। दरअसल वो नंबर इस डॉली सिंह के नाम पर सुभाष नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये फोटो मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। अगर वो नंबर डॉली का था तो वर्षा ने डॉली का नंबर विक्रांत के नाम से क्यों सेव कर रखा? सर, पता चला है कि कानपुर से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में बॉम्ब है और निर्मला तिवारी और उसका परिवार उसी फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला है। इस खबर ने पूरे शहर में रेड अलर्ट कर दिया। हमने तुरंत एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जिस फ्लाइट में बॉम्ब होने की खबर है उसमें हमारी सस्पेक्ट तिवारी फैमिली ट्रैवल कर रही है। एयरपोर्ट पुलिस ने तिवारी फैमिली से पूछताछ की, लेकिन उनके लगेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और ना ही फ्लाइट में बॉम्ब था। फ्लाइट कैंसिल हो गई और तिवारी परिवार को रिलीज कर दिया गया। लेकिन हम अभी ये जानना चाह रहे थे कि तिवारी परिवार ने अचानक दिल्ली जाने का प्लान क्यों बनाया? क्या गौतम जी को आपने हथियारों के साथ पकड़ा? हथियार तो आपके यहाँ से भी मिले थे, फिर हैरान होने का इतना नाटक क्यों कर रही हैं? नाटक नहीं कर रहे थे साहब। गौतम जी को हम गुरुजी की तरह ही मानते थे और हमको कुछ नहीं पता है। जरूर कोई गलत फहमी है साहब। और सुदीप भी बेकसूर है, उसको छोड़ दीजिए। तो सुदीप के अंदर होते ही दिल्ली क्यों भाग रहे थे? भाग नहीं रहे थे साहब, वो तो गुरुजी ने कहा था इसीलिए जा रहे थे। पूजा ने कहा था मत जाओ, लेकिन पूजा का सर वो एयरपोर्ट में पूछताछ हुई थी ना हम लोगों से, वो पहले फ्री हो गई तो पहले निकल गई थी, पर अभी तक घर नहीं आई सर। करने ही मत। हाँ यादव बोलो। सर सुभाष नगर थाने से पता चला है कि डॉली सिंह की मौत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी है। सर 2 महीने पहले डॉली की लाश उसके घर के बाथटब में ही मिली थी और इसकी कलाई पर भी सेम इसी पैटर्न का टैटू था। डॉली सिंह और कलाई पे डी का टैटू। इसकी जिंदगी में डी वाला कोई है? इसका पति दीपक। और सर डॉली के इस केस को सुभाष नगर पुलिस मर्डर मान के इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उस वक्त उन्हें बाथटब के पास शराब भी मिली थी और डॉली के पति ने डॉली की मौत की खबर पुलिस को दी थी। और सर डॉली के पति का कहना था कि डॉली को बाथटब में बैठकर शराब पीने की आदत थी। सर उसकी बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया था, इसलिए इस केस को एक्सीडेंटल मानकर बंद कर दिया गया। इस डॉली का पति दीपक, वो इस वक्त कहाँ? सर वो डॉली के मौत के बाद ही डॉली का फ्लैट बेचकर कहीं चला गया। तो हो सकता है ये डॉली का दीपक जो है वही वर्षा का विक्रांत बनकर वर्षा से बात कर रहा हूँ डॉली के नंबर से। इस दीपक की फोटो है? हाँ सर, नेक्स्ट पेज पर ही है। सर मैंने मम्मी को बोला था कि अब विक्रांत से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है, पर मम्मी उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैं मम्मी से दूर रहने लगी थी। यही है विक्रांत? हाँ सर, यही वो आदमी है जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने सुसाइड किया है। डॉली का दीपक ही वर्षा का विक्रांत है, तो क्या कीर्ति का के और इस औरत का ए भी है? सर ये आदमी इस औरत का ए है कि नहीं ये कह पाना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सुदीप कीर्ति से सोशल मीडिया से टच में आया था, तो हो सकता है कि ये आदमी भी कीर्ति से सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो। सुदीप कीर्ति को भी अच्छी तरह से जानता था, तो हो सकता है सुदीप इस आदमी को भी पहचानता। सर ये तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एजेंट पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। इसने हम लोगों को अपना मुखबिर बनने का ऑफर दिया था। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा है, शायद आपकी गाड़ी में रह गया होगा। हो, एक्चुअली कार तो मैंने सर्विसिंग के लिए भेज दी, पर यू डोंट वरी, जैसी कार आएगी तुम्हारा फोन भी मिल जाएगा। ये आपके हाथ में टैटू मशीन है ना? एक्चुअली टैटू बनाना मेरी हॉबी है। क्या मैं तुम्हारे हाथ पे टैटू बना सकता हूँ? सर पूजा अभी तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मतलब ये पुलकित अब पूजा का पी बन के है, उसका अगला टारगेट पूजा है। यादव पूजा की लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कि उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ। हमें पूजा को बचाना है। ओके सर। अच्छा है ना पी?
जानती हो मैं तुम्हारे हाथ पे पी का टैटू क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा नाम भी पी से है और मेरा नाम भी पी से है। ठीक है, कुछ भी पता चले तुरंत फोन करो। सर, पूजा का फोन अभी लक्ष्मी नगर में बंद हुआ है और जिस नंबर पे उसने लास्ट कॉल की थी वो भी अभी लक्ष्मी नगर में एक्टिव है। सर, वो नंबर अदिति बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये वही औरत है जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली थी। It means you love me. एक सेकंड। डॉली, अदिति, कीर्ति, वर्षा और अब पूजा। और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की तूने? 4 और, लेकिन उन्हें मारा नहीं था मैंने, छोड़ दिया था। और डॉली को उनके बारे में पता चल गया था। वो मुझे अंदर करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। फिर डॉली के घर पे कब्जा करके उसे बेच दिया। अदिति को भी इसी मकसद से मारा? अदिति का तो अमन था, बहुत प्यार करती थी मुझसे, उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बेवकूफ हमारे प्यार की निशानी चाहती थी। बच्चा, एंड आई हेट किड्स। और वर्षा से मैं उसका घर हासिल करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी के कारण शादी के लिए रेडी नहीं हो रही थी। और जब मुझे पता चला कि उसने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया तो छोड़ दिया मैंने उसे, मारा नहीं। और उसकी मौत का जिम्मेदार तू ही है। तेरी वजह से डिप्रेशन में गई और उसने सुसाइड कर लिया। कीर्ति की जिंदगी में कैसे दाखिल हुआ? उससे मैंने सोशल मीडिया पे दोस्ती की, कमल बन के, और वो मेरे प्यार में सेंटी हो गई। और उसने मुझे सुदीप के बारे में सब कुछ बता दिया, और पूजा के बारे में भी, जिसकी शादी की दहेज के लिए सुदीप कीर्ति को फंसा रहा था। और फिर मैंने पूजा का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल देखा। उसे देखती तो मैं उसके प्यार में पागल हो गया। पूजा की विश थी कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से शादी करे, और पता चला कि उसकी दादी अधिराज की परम भक्त है। फिर मैंने एक प्लान बनाया पूजा की जिंदगी में दाखिल होने का। कीर्ति के घर से रमेश के कुछ डॉक्यूमेंट चोरी किए और एक नया नंबर लिया, और पूजा के घर में वो हथियार छुपा दिए। अधिराज आप लोगों के रडार पे पहले से ही था, इसलिए मैंने आप लोगों को जानबूझकर उसकी टिप दी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपको कुछ हथियारों के बारे में बताना चाहता हूँ। और पूजा का परिवार फंस गया, और मौका मिलते ही मैं उनके परिवार से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एजेंट बन के मिला। पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। मेरा मकसद सिर्फ पूजा को इंप्रेस करना था, लेकिन इसी बीच आपने कीर्ति को अदिति की फोटो दिखा दी और उसे मुझ पे शक हो गया। मुझे उसे मारना पड़ा। फ्लाइट में बम होने की खबर तूने दी थी ना? हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? वो मुझे छोड़ के अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रही थी। कानपुर एयरपोर्ट, कानपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ARD 457 में बम। अब पूजा का अंजाम भी वही होता जो बाकियों का हुआ। ये तो किस्मत अच्छी थी उसकी, बच गई। अब सलाखों के पीछे जाएगा ना तो जिंदगी के लिए तरसेगा, और एंड में तुझे मिलेगी फांसी। हमारे सपने भी कभी कभी दूसरे के जुर्म की दस्तक बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी सामने आया था, और उस जुर्म ने दस्तक दी थी जब पुलकित जोशी नाम रख के एक मुजरिम फेक ID एजेंट बन के तिवारी परिवार से मिला था, और तिवारी परिवार ने हमसे वो बात छुपाई, और उस मुजरिम ने ऐसा शातिर जाल बिछाया कि तिवारी परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनकी बेटी पूजा लगातार एक खूंखार मुजरिम से मिल रही थी। ये तो गनीमत थी कि वक्त रहते हम पूजा को बचा पाए, वरना पूजा का भी वही अंजाम होता जो डॉली, कीर्ति, अदिति और वर्षा का हुआ। लेकिन स्वामी अधिराज और उनकी संस्था का इन जुर्मों से कोई ताल्लुक नहीं था।
उनकी संस्था से जुड़े गौतम ने संस्था के बाहर रहकर हथियारों की खरीद फरोख्त की थी। वो अब न्यायिक हिरासत में है और कई नाम रखने वाले पुलकित जोशी का असली नाम जगबीर सिंह है। उस पर हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा चल रहा है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। शिप्रा जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। ऑलरेडी लेट हैं हम लोग। बस 1 मिनट, आ गई। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। अरे वो बच्ची नहीं है, अपना ध्यान रख लेंगे, तुम बैठो। सीसीटीवी तो ठीक करवाते नहीं और बोल रहा बच्ची है। करवा दूंगा, चलो बैठो। अरे मुझे बोल रहा, उसको तो बुलाओ, वो क्या कर रहा है? अच्छा बैठो। आरव क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, गाड़ी चलाओ। जी पापा। प्रीता बेटा चलना। नहीं पापा, आप लोग जाकर आइए। अरे बेटा तेरा टेस्ट का स्ट्रेस निकल जाएगा, बहुत मजा आएगा, चल। नहीं नहीं, आप लोग जाकर आइए। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय। छोटे छोटे सामान उठाना। वो तो ठीक है, लेकिन ये चंदू कहाँ गया? भाड़ में जाए चंदू, तू हथौड़ा दे। प्लीज फोन उठा। चाबी कहाँ? हाँ ठीक है, आया, मैं आ गया। घर, जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उस घर की सुरक्षा को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और यही क्राइम की सबसे पहली दस्तक होती है। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक, और फिर से आपका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। प्रथा एक संपन्न परिवार की लड़की थी। उसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन सभी खराब पड़े थे। मैं मानता हूं कि सारे सुरक्षा उपायों के बाद भी अपराध होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कम अपराधियों में डर तो बना रहता है। हेलो, आप कहाँ पर है? ये एड्रेस बताइए। ठीक है मंजीत, जल्दी से गाड़ी निकाल।
सर ये फोन बेडरूम से मिला। ये आपकी बेटी का फोन है? जी। फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर ये समय आपसे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ? सिंह जी। पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ। जी सर। प्रीता आज सही माल मिला ना, बिना उस चंदू के। हाँ था फिर? हाँ कुछ नहीं, वो मेरी माँ का कॉल आ गया था। क्यों, क्या हुआ? वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा बांट के चले जाते हैं। क्यों बंद करते हैं? और ये हिस्सा कहाँ से हुआ तेरा? मतलब ये जगह तुम लोगों को मैंने बताई है। तो जगह बताई तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे हिस्सा, नहीं मिलेगा। चंदू कहाँ गया था इतनी रात को तू? आप सोइए ना, क्या है हमारा दिमाग खराब कर रही है। अरे पर था कहाँ तू? हाँ मैं से दोस्तों के साथ थे, आप सोइए जाके। वाहेगुरु जी अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर देते हैं? प्रीता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सबसे मिलजुल कर रहती थी। कुछ ज़्यादा ही मिलजुल के रहती थी, खासकर लड़कों से। मैंने तो कितनी बार देखा लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती। मुझे जल्द से जल्द प्रीता के कॉल डिटेल्स चाहिए और अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। आप लोगों ने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की जब आप लोग शादी में जा रहे थे? हमें निकलते निकलते 9:30 बज गए थे। ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। आप लोग प्रथा को घर पर अकेला छोड़कर क्यों गए थे? टेस्ट था उसका, मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। वहाँ जाने के बाद उसका कॉल आया मुझे, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शादी कहाँ थी? पास में थे सर, 10 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ से घर अकेली आई? मैंने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, जब मुझे ये नहीं मिले तो मैं अकेली घर आ गई। मैं डॉक्टर हूँ सर, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया था तो कुछ इमरजेंसी थी तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। ओके। बाद में शिप्रा का मुझे फ़ोन आया। और तुम? सर मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ था, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर सीसीटीवी खराब है इस घर का। ये इतने गैर जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? किसी भी दरवाजे पे फोर्स एंट्री के निशान है नहीं। चारों तरफ तो वायरिंग है, तुम एंटर कहाँ से किए होंगे? जी ये घर किनका है? जी मेरा है। आइए जरा कुछ छानबीन करनी थी। हो सकता है कि कोई चोरी के इरादे से घर में घुसा हो और फिर उसने प्रथा के साथ, या फिर कोई आपके जानने वाला ऐसा आदमी जिसे आपकी कोई दुश्मनी हो, या कोई ऐसा आदमी जो प्रथा को जानता हो, या जिसको प्रथा में कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो। सबसे अच्छे से बात करती थी, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत से फ्रेंड भी थे उसके। मोस्टली बॉयज। आई मीन वो बहुत ही फ्रेंडली और सोशल टाइप की लड़की थी। किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी। उसका किसी के साथ ऐसा कुछ इशू होता तो हमें तो पता होता ना, है ना?
दरवाजे पर कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। आपके घर कोई आने वाला था क्या? नहीं सर, कोई आने वाला नहीं था। इनफैक्ट हम लोग शादी में जाने वाले थे। हम थोड़े ना रात रात भर जाग कर देखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है। ये अपने सामने वाली स्ट्रीट लाइट जलती तो है, सबको साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी आपने कुछ नहीं देखा। अरे सर, नाम की लाइट है, अपने मूड पर ऑन ऑफ होती है। इतना नर्वस क्यों? प्रीता के साथ दोस्ती थी तुम्हारी? तुम एक ही एज ग्रुप के लगते हो। ना जी, 1 साल छोटा है मेरा रोहन और कॉलेज में जूनियर है। और वैसे भी सर, मेरा बेटा ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। तुमने प्रीता को किसी दोस्त या किसी के साथ आते जाते देखा? ना जी सर, मेरा बेटा कोई ताका जाकी नहीं करता। और वैसे भी सर, हमारा तो अर्ली टू सोना और अर्ली टू जागना। हम तो 10 बजे ही सो जाते हैं सर जी। हमने कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा है तो ये घबराया हुआ क्यों? सर, घबराएगा क्यों नहीं? पास ही में मर्डर हुआ है, यहाँ मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। अरे चंदू, स्कूल को देर हो रही है। अरे पड़ोस में गुड़िया को भी छोड़ना है, जल्दी कर बेटा। चंदू, चंदू, अरे क्या हुआ? ऐसे काहे बैठे हो? कुछ नहीं हुआ हमको, ठीक है हम। ठीक हो तो तैयार काहे नहीं हुए? चलो। हमें कहीं नहीं जा रहा, अब चाहिए। ये क्या है? तो बहुत महंगा लग रहा है। आपको समझ नहीं आता? तब से कह रहे हैं ना, हम परेशान मत कीजिए हमें आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। पापा आज घर छोड़ के चले गए, हम भी चले तो चैन मिल जाएगा आपको। चले जाए यहाँ से। बहुत पुलिस आई है। गई थी मैं। 1 मिनट। क्या हुआ तुझे? हाँ, मिल गई फुर्सत? माफ करना भाभी, थोड़ी देर हो गई। अब जल्दी काम निपटा तू। अच्छा, बिजी है? चल ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। भाभी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? अपनी शिप्रा भाभी है ना? हाँ। कल रात उसके घर में कोई घुस आया था। उसकी बेटी प्रीता को जान से मार डाला है। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। प्रीता दीदी तो कितनी प्यारी थी, किसी को क्या मिलेगा उसको मार के? मुझे तो लगता है कोई चोर घुस आया होगा। प्रथा ने देख लिया होगा, इसलिए जान से मार डाला। ये क्या है? तो बहुत महंगा लग रहा है। अब सोच क्या रही है? जल्दी से काम निपटा। अब हाँ, अभी करती हूँ। पहले देर से आती है। अच्छा सुनो, कल रात इस घर के आसपास किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके चले जाता हूँ। तब तक मेरे ख्याल से नहीं साहब, कोई नहीं आया था। लड़के लोग आते रहते थे। वो लड़की थोड़ी उसके लड़के लोग से ज़्यादा दोस्ती रहती थी। हाँ साहब, कल शाम में उसका एक कॉलेज का दोस्त यही था। वो अंदर जाते मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन यह था, सिगरेट मांगा, लेकिन थोड़ा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो प्रीता का दोषी था? साहब, दोनों को साथ में कई बार देखा, इसलिए। अच्छा, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आ जाना। सर, प्रीता की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, मर्डर करने से पहले इसके साथ रेप भी किया गया है। सर, ये रेप इतना ब्रूटल था कि ये पहचानने में भी दिक्कत आ रही है कि ये काम किसी एक इंसान ने किया है और लोग भी शामिल थे। काफ़ी इंटरनल इंजरीज हैं सर। ऐसा लग रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट को किसी शार्प चीज़ से हार्म किया गया था। एक मासूम सी लड़की के साथ इतना घिनौना काम, वेरी डिस्गस्टिंग। बड़ी शर्म वाली गल है सर। बात सिर्फ शर्म की नहीं है, ताज्जुब की भी है। ऐसा कौन सा रेपिस्ट है जो रेप करने के बाद लड़की को वापस कपड़े पहना दे? और फिर घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है। हो सकता है प्रथा ने किसी जानने वालों को ही घर पे बुलाया हो। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता चला? सब कुछ खास नहीं पता चला। बस उनका यही कहना था कि उसका नेचर कुछ फ्रेंडली था और ज़्यादातर उसके मेल फ्रेंड्स ही थे। सही से ऐसा लगता है कि उनको उसके कैरेक्टर पे शक था। कोई उसका दोस्त शाम को उसके घर के आसपास भी आया था, जो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैंने भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। उसके सारे दोस्तों के बारे में पता करो और अपनी रिपोर्ट्स देखो
कि शायद कोई पहले ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? हो सकता है किसी गैंग का काम हो। जी सर। और इसके पेरेंट्स को बताना कि लड़की के साथ रेप हुआ है, मुश्किल काम है, टूट जाएंगे बेचारे। लोगों को लगता है कि हम पुलिस वाले बहुत टफ होते हैं। हाँ, हम टफ होते हैं, लेकिन किसी पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, वो भी इतनी हैवानियत के साथ, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होता। मैं खुद एक बच्ची का बाप हूँ और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा हो। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़कियों को अपना निशाना बना लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर एक के बारे में पता करना चाहता था। हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली अपराधी हमारी पहुंच से अभी भी बाहर था। प्रीता बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, और बहुत हेल्पफुल भी थी। अपने दोस्तों पर तो जान छिड़कती थी, खास तौर पर तन्मय के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर उनमें। प्रीता, तन्मय और उनके दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। हाँ, पर ज़्यादा टाइम वो रोहन के साथ रहती थी। रोहन उसका जूनियर था, पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अच्छा, मुझे इस रोहन से बात करनी थी। क्या वो आया आज कॉलेज? सर आप मॉम को कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। सर मॉम प्रीता को नहीं जानती, इसलिए उससे चिढ़ती हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर तो तुम्हें अच्छे से पता होगा उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा। कौन कर सकता है ये सब? और हाँ, ये तन्मय कितना अच्छा दोस्त था उसका। सुना है काफ़ी टाइम से आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सर लास्ट वीक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डूड? क्यों तो हमेशा प्रीता की पूछ बनकर उसके पीछे घूमता रहता है? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब तेरे मानने से वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इतना आसान है? हाँ साले तो ऐसे। क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये बोल रहा है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, और ऐसे बोला है कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और मुझे ना ये सब नॉनसेंस में पढ़ना ही नहीं है। और तन्मय, तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, सो प्लीज। बट आई लव यू प्रीता। यार ये तू कैसी बात कर रही है? ओह गॉड, मतलब तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैंने अच्छे से बात कर ली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? मतलब फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज होती है क्या? और तन्मय, प्यार तुम्हें है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझसे दूर हो। चलो रोहन। प्रीता, समय बहुमूल्य है, सो इसलिए झूठ बोल के अपना और हमारा समय मत बर्बाद करना। हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा और प्रीता के बीच कोई अनबन हुई थी, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं जिस दिन प्रीता का मर्डर हुआ था तुम उसके घर के आसपास ही थे। तुम काफी गुस्से में थे। तुमने प्रीता को मनाने की कोशिश की, प्रीता नहीं मानी तो तुमने प्रीता को मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उससे माफी मांगने गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उसके गेट के बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा। सर वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन मैं उसे कुछ और ही समझ बैठा था। मैंने सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तुम्हारी इस झूठी कहानी में कोई मजा नहीं आया। सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस रोहन की तरह झूठा नहीं हूँ। सर यहाँ पर सब जानते हैं कि वो प्रीता के पीछे पागल था और उसके सामने जस्ट अ फ्रेंड वाला ड्रामा करता था। आप किसी से भी पूछेंगे सब आपको यही बोलेंगे। हम नहीं आएंगे। तुम लोग को मरना है तो जाओ मरो। हम लोग ने तुमसे पहले ही कहा दिया था कि चोरी वोरी कुछ दिन के लिए बंद करो। चंदू, तुमको पता है वो विद्युत साहब है ना, उनकी बेटी प्रीता, किसी ने उसे मार डाला। पुलिस कह रही है किसी गैंग का काम है। कोई चोरी वोरी करने गया था, उसी ने मार डाला। ये क्या हुआ? चंदू, मेरी बात सुन, कहीं तुम ये सब तो नहीं किए ना? उस दिन हम बताए थे तुमको कि विद्युत साहब अपने परिवार के साथ शादी में जाने वाले हैं, और हमको रात में आने के लिए मना किए थे। ये बात सिर्फ तुमको बताए थे। सच सच बताना बेटा, कहीं तुम तो चोरी करने नहीं गए थे ना? माँ आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उस मनहूस दोस्तों के साथ अब कि तुम आफत में पड़े ना, तो हमरे पास रोते हुए मत आना। सर प्रीता के कॉल और मैसेज डिटेल्स। सर ये देखिए सर। वाहिगुरु। अरे यार वहाँ का वेदर कितना अच्छा था ना यार। हाँ, बाय गॉड मजा आ गया। बिल्कुल सही बोला तूने। बीवी हमेशा सही कहती हैं। चलो मैं चेंज करके आ रही हूँ। चल ठीक है, चाय बना लेना। हाँ। कुलविंदर गल सुन यार, मेरा लैपटॉप किथे है यार? लैपटॉप नु छड्डो, अंदर कबड़ च साडे पैसे ते डायमंड रिंग कुछ नहीं पिया। ओ यार लैपटॉप च मेरे क्लाइंट्स दा जरूरी डाटा सीगा यार।
कुछ स्टैचू किथे है? वाल क्लॉक भी नहीं हैगी यार। मैनू की पता यार मैं तेनू बोलिया भी सी लैपटॉप साथ लेके चलते हैं, पर तो मेरी गल सुनती नहीं। पर हम तो घूमने गए थे ना, लैपटॉप लेके जाते तो सारा दिन उसके अंदर घुसे रहते। ये रैली में शर्मा की ड्यूटी लगाओ, तो बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ आने वाले हैं। जी सर। एक रॉबरी की कंप्लेंट आई उसी इलाके से जहाँ पर प्रीथा का मर्डर हुआ। सर पिछले 6 महीनों में वहाँ पहले भी 2 बार रॉबरी हो चुकी है। तुम इस नए रॉबरी केस को देखो, मैं रोहन से मिलकर आता हूँ। सर मेरे लैपटॉप में मेरी ऑफिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। बाकी घर का सामान मिले ना मिले, बट प्लीज मेरा लैपटॉप जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। सर 50,000 रुपए, मेरी डायमंड रिंग, स्टीरियो सब कुछ मिसिंग है। 1 मिनट, किसी चीज को हाथ मत लगाना। साहब वो अलका भाभी का काम हम निपटा के आते हैं। अच्छा, ये किस किस को मालूम था कि आप लोग घर से बाहर जाने वाले हैं? सबको ही पता था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। सर बाहर एक सीसीटीवी लगा है। उसका फुटेज देख सकते हैं? उसका डाटा मेरे फोन से कनेक्ट है, इसमें देख सकते हैं आप। तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था? हाँ, अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे उससे दूर रहने को कहती थी। अब शांत रहिए ना, मैं रोहन से बात कर रहा हूँ ना। हमने प्रथा के मोबाइल में मैसेजेस पढ़े हैं जो अपनी मौत से पहले उसने तुम्हें भेजे थे। बहुत सारे हेट मैसेजेस। वो मैसेजेस तुमने पढ़े, तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए, उसे मार डाला। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मॉम स्वेयर सर, मैंने किसी को नहीं मारा, आप यकीन करिए। हम झूठे लोगों का यकीन नहीं करते। ऐसी क्या गलती की थी तुमने जो उसने तुम्हें इतने सारे हेट मैसेजेस भेजे? सच बोलने की। प्रीथा, प्रीथा मेरी बात। तुम लोग को दोस्ती का मतलब समझ नहीं आता ना? प्रीथा मैं तेरा दोस्त हूँ, पर मैं हमेशा तेरा बेस्ट फ्रेंड बनके नहीं रहना चाहता। प्रीथा, I really like you। तेरी मॉम ना बिल्कुल सही कहती थी, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों को ना सिर्फ मौका चाहिए होता है, मौका। You know me, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। I just hate you। प्रीथा मुझसे बहुत गुस्सा थी, मैं भी हर्ट था, इसलिए मैंने उसके लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब क्या कहेंगी आप? बोलिए। अब प्रथा के बारे में तो बहुत कुछ कह रही थी आप, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। अब अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हाँ तो मिस्टर रोहन, प्रथा ने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए और जाकर उसे मार दिया। मैं उस रात अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था मॉम स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिव्या, इसे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल के लिए बुलाओ और प्रथा की बॉडी पर मिले डीएनए सैंपल से मैच कराओ। सर ये देखिए सर, मुझे लगता है पिछली दोनों रॉबरीज में यही गैंग इन्वॉल्व था। पिछली रॉबरी में 4 लोग थे और इस बार 3 लोग। किसी भी फुटेज में इनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ये बस वही चीज चुराते थे जो आसानी से लेके जा सके। और हाँ सर, पिछली रॉबरी के आसपास ही प्रीथा का मर्डर और रेप हुआ। ये दोनों घर भी सर कुछ ज्यादा दूरी में नहीं थे। मुझे लगता है इन्हें अच्छे से मालूम था कि प्रीथा उस दिन घर में अकेली है और इन्होंने प्रीथा के साथ ये सब किया। काम करो, जहाँ जहाँ भी रॉबरी हुई है उन सब में ये तलाश करो कि कॉमन कड़ी क्या है। देखो, हमें सब कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। पुलिस को शक हो चुका है, एकदम सॉलिड वाला, और वो कह रही है कि जो लोगों ने लूट किया है उन्होंने खून और बलात्कार भी किया है। क्या बकवास कर रहा है? चड्डा है ना, थोड़े दिनों के लिए घर के बाहर गया। चलो चड्डे की चड्डी निकाल दे, समझे? बहिरे होगा तुम्हें कुछ कह समझ नहीं आता। तू ना खुद का काम खुद कर और हमें करने दे, समझा? इज्जत से कह रहे ये सब कुछ दिनों के लिए बंद करो। अबे तू यहाँ अपनी लीडर ही मत दिखा, समझा क्या? आखिरी बार कह रहे चुप हो जाओ वरना मुंह फोड़ देंगे। सर, तीनों रॉबरीज का कनेक्शन मिल गया है। सुमन, उनकी मेड, जो तीनों घरों पे काम करती थी और प्रीथा के घर पे भी यही काम करती है। जिस दिन मैं लास्ट रॉबरी का केस दर्ज करने सिमरजीत के घर गया, मैंने वहां पे भी इसी देखा था और मुझे उसी दिन इस पे पूरा शक हो गया था। सुमन, ये क्या बोल रहे हैं साहब? हम कुछ नहीं किए हैं। ये लूटपाट खून खराबा हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कब कहा कि तुमने किया है? तुमने करवाया है। ऐसा कौन सा गुस्सा था तुम्हें प्रथा और उसके परिवार पे? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसे मरवा दिया तुमने? ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमारी क्या औकात है कि हम उस पर गुस्सा करें? हम तो बस अपना काम करते हैं साहब, किसी से कोनो बात भी नहीं करते।
हमारा मर्द 2 बच्चा छोड़ के चला गया। एक बड़ा बेटा जो हमें सुनता नहीं, और छोटी बेटी वो तो इतनी छोटी है साहब कि उसके सामने अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते। ये सारे तुम्हारे बेटे की उम्र के हैं ना, बल्कि उसके दोस्त ही हैं, है ना? नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। बिल्कुल किया है। तुम्हारे बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, बल्कि इसमें तुम भी शामिल हो। वरना ऐसे कैसे होता कि जिन घरों में तुम काम करती हो उन्हीं घरों में रॉबरी होती है? हमको नहीं पता साहब, पर हम कुछ नहीं किया साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से। बड़ा बेटा कुछ नहीं किया है साहब। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? सर इतना तो क्लियर है कि सभी रॉबरीज में इसका और इसके बेटे का हाथ है। एंड सर आई एम श्योर प्रीता को मारने में भी इन्हीं का हाथ है। लेकिन सिंह, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ये औरत आसानी से मुंह खोलने वाली नहीं है। इसका मुंह खुलवाने के लिए हमें और सबूतों की जरूरत है। सर सबूत है ना, जिन जिन घरों में चोरी हुए सभी घरों में यही काम करती है, और चोरी उस समय हुए जब घर के सदस्य बाहर थे। इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। इन सभी रॉबरीज की टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं। पहली चोरी हुई है 28 अप्रैल को, दूसरी 16 मई को और तीसरी 4 जून को। यानी कि सभी चोरियों में लगभग 15 से 18 दिन का गैप है। ये चोर छोटी मोटी चोरियां करते हैं, कोई बड़ा हाथ नहीं मारते, जैसे कि लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश। इसीलिए इन्हें जल्दी जल्दी चोरी करने की जरूरत पड़ती है। ये लास्ट चोरी जो 4 जून को हुई थी, लगभग इसे 10 दिन हो चुके हैं। यानी कि ये चोर बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। मेरी गट फीलिंग है प्रिया का केस और इन चोरों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हमें यह पता करना है कि हमारे एरिया में कौन सी ऐसी फैमिली है जो हाल फिलहाल में बाहर जाने वाली है। इस बार जैसे ही ये चूहे बाहर निकलेंगे हम इन्हें धर दबोचेंगे। सर इस एरिया में एक ही घर है जिसकी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है। हमने नजर रखी है लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। नजर रखो, कोई ना कोई कांड तो वो जरूर करेंगे। जी सर। क्या कर रहे? रुक जा। रुको, रुक। तुम तीनों स्कूल में पढ़ते हो ना? यही सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल में? चोरी करना, डाका डालना, और क्या सीखा है तुम लोगों ने? रेप, मर्डर। सर हमने कोई रेप और मर्डर नहीं किया है, हम सिर्फ चोरी करते। एक बार भी नहीं सोचा अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये हमारा प्लान नहीं था, ये सब ना चंदू का आइडिया था। चंदू तुम्हारा चौथा साथी ना? पर वो तो अब तुम्हारे साथ नहीं है। वो पिछली चोरी में भी तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ सर, उस दिन चंदू हमारे साथ चोरी करने नहीं आया था, जिस दिन उस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। और फिर चोरी के बाद अपना हिस्सा मांगने वापस आ गया। कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा बांट के चले जाते हैं। क्यों बंद करते हैं? लेकिन तब से पागल सा हो गया, कहता है कुछ मत करो, पुलिस पकड़ लेगी। साहब हमारा चंदू बेकसूर है साहब, ये वो लड़का लोग का काम है, हमारा बच्चा बेकसूर है साहब। तो कहाँ छुपा के रखा है उस बेकसूर बच्चे को तुमने? हम नहीं छुपाए साहब, हम सच कह रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता है वो कहाँ चला गया है साहब। आप लोग के डर से भाग गया है साहब। हमारे डर से भाग गया है? इतना तो पक्का है कि तुम्हारा बेटा चोर और लूट करता है। अगर ऐसे ही फरार रहा ना तो प्रथा के कत्ल और रेप के इल्जाम में वो अंदर जाएगा। या तो वो यहाँ आकर सच सच बता दे, वरना अपने तरीके से ढूंढ कर हमसे सच उगलवाएंगे। नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है साहब, उसको काम मिलेगा ये सब करके। साहब आपको पकड़ना है ना तो आप आरब भैया को पकड़िए, जो प्रीता का भाई है, हमको लगता है वही ये सब करवाया है साहब। माँ मैं जा रही हूँ, पार्टी है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैंने गरम समोसे मंगवाए हैं। एक समोसा खाकर चली जाओ। माँ समोसा पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। भाभी मैं जा रही हूँ, हो गया है। अच्छा सुन, एक काम कर, आरव को समोसा और चाय दे दे। प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है। मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगा दोस्तों की वजह से। सुन, तुझे जो काम बोला तो वो आज कर लेगा ना? व्हाट डू यू मीन आज पॉसिबल नहीं है? मैंने तुझे स्पेशली कहा था कि ये प्लान आज करने के लिए, यही सही मौका है। क्या है? चाय अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लूँगा, ले जाओ। अरे भैया हमेशा प्रीता दीदी से गुस्सा रहते थे। वो
छोटा छोटा कपड़ा पहनती थी ना, और लड़कों सबसे बात करती थी, इसीलिए बहुत गुस्सा रहते थे साहब। सिंह, इसने जो कहानी बताई है जरा उसकी सच्चाई का पता लगाओ। जी सर। और हमारी नजर तुम्हारे ऊपर भी रहेगी। और छुपा ले अपने उस चूहे को, उसे तो हम किसी भी बिल से खोद के निकालेंगे। तीनों अपनी बहन पे गुस्सा था ना? हाँ। प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है। मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगा दोस्तों की वजह से। सुन, तुझे जो काम बोला तू वॉच कर लेगा ना? अरे पुलिस से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, हम सब सच पता चलवा लेंगे। तूने किस किस को फोन किया, किसे पैसे दिए? अच्छा होगा अगर तू खुद ही बता दे। अगर हमने अपने तरीके से पता किया ना तो तुझे बहुत दिक्कत होगी, समझा? सर, प्रीता छोटे कपड़े पहनती थी, आवारा लड़कों के साथ घूमती थी और रात भर ऐसी घूमती रहती थी सर। इसलिए मैंने उस गुंडे को पैसे दिए ताकि वो प्रीता को डरा सके। और सर, जिस दिन प्रीता का मर्डर हुआ ना, उस दिन मैंने उस गुंडे से कुछ भी नहीं कहा सर। वो तो घर पे रुकने भी नहीं वाली थी सर, बाई चांस वो घर पे रुक गई। मेरा यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ डराने के लिए उस गुंडे को पैसे दिए थे और मेरा कोई इरादा नहीं था सर। उस आदमी का जल्दी से डिटेल्स दे। सर ये लीजिए, उसका नाम गोविंद है। आरव के बहन के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहुत सीधा बनता है तू। लड़कियों को छेड़ने की बहुत कंप्लेंट है तेरी हमारे पास। आप जिन लड़कियों की बात कर रहे हो साहब, वो सब ऐसी ही है साहब। उस रात आरव ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं क्लब में डांस कर रहा था और मैं लास्ट मिनट में सब कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेता। आप चाहे तो मेरे दोस्तों को पूछ सकते हो। और तेरे दोस्तों से तो हम पूछ ही लेंगे, और अगर ये काम कहीं तूने किया हुआ ना तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू नाचना तो दूर चल भी नहीं पाएगा, समझा? पता करो ये गोविंद सच बोल रहा है या नहीं। सिंह, हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं और उन सस्पेक्ट के पास प्रथा को मारने के मोटिव्स भी हैं। जैसे कि ये तन्मय, ये उस दिन प्रथा के घर के पास में था। हो सकता है वो प्रथा के घर के पास गया हो, दोनों की आपस में बहस हुई हो, उसने पहले रेप किया तो उसे मार दिया। और वो दूसरा रोहन, उसे भी प्रथा ने उस दिन बहुत सारे हेट मैसेजेस किए थे, हो सकता है उसने ये सब किया हो। और वो प्रथा का भाई आरव, पता करो ये आरव उस दिन शादी छोड़कर गया था क्या? जी सर। और वो काम वाली सुमन, क्या नाम है उसके बेटे का? सर चंदू। क्या हुआ उसका? सर उसे ढूंढ रहे हैं, सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। साहब हमारी बात मानिए, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब उसका भाई किया है। हमारा बेटा निर्दोष है साहब। बस बहुत हो गया, दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो, चुपचाप इससे पूछताछ करने दो, वरना रेप और मर्डर में इसका साथ देने के लिए तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम वहाँ गए ज़रूर थे। हमें याद आया कि माँ ने उस दिन कहा था कि वो लोग शादी के लिए सब लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा बड़ा हाथ लगेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया हमें लगा शादी से कोई वापस आ गया, लेकिन उस आदमी का मुंह ढका हुआ था और उसने सामने की खिड़की से अंदर हाथ डालकर चाबी निकाली और फिर दरवाज़ा खोला। पहले हमें लगा कोई घर वाला है, हम उसे देखने आगे बढ़े। अच्छी कहानी बनाई, उन्हें सोची या पहले सोच रखी थी? हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं इन सब में तेरा ही हाथ है। अब ये बता, तेरे दोस्त भी तेरे साथ हैं या तू अकेला था? सब ये कह तो रहा है कि इसने कुछ नहीं किया। वो आदमी दिखने में कैसा था? वो आदमी, सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा चंदू गलत रास्ते पर है, जिसे रोकने में वो नाकामयाब रही। चंदू को उसके किए की सजा मिली, रॉबरी का केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन प्रथा के रेप और मर्डर की गुत्थी सुलझने भी बाकी थी। चंदू ने अपराधी का जो डिस्क्रिप्शन बताया था वो किसी से मैच नहीं कर रहा था। तभी एक चीज मेरे सामने आई जिससे इस केस को सॉल्व करने में मुझे सफलता मिली। सर, प्रीता की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उसके साथ एक आदमी ने रेप किया है। सर रही बात गोविंद की, वो सच बोल रहा है। और सर अरब के दोस्तों से भी मैंने पूछताछ की, उस दिन अरब अपने दोस्तों के साथ ही था। अब सर बचे रोहन और तन्मय, ये क्राइम पक्का इन दोनों में से किसी एक ने किया। चंदू तो बता रहा था वो कोई मिडिल एज मैन है। सर हो सकता है चंदू झूठ बोल रहा हो सकता है ये क्राइम चंदू नहीं किया हो। नहीं सिंह, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है चंदू झूठ नहीं बोल रहा है। अगर चंदू की बात माने तो उस आदमी ने खिड़की में से पहले हाथ डालकर चाबी निकाली, फिर वो मेन डोर से अंदर आया, यानी कि उसे पता था कि चाबी कहाँ है और उसे यह भी पता था कि उस दिन प्रथा घर में अकेली थी। जरूर ये बात किसी फैमिली मेंबर ने उसके सामने डिस्कस की होगी। पहले हमें सिर्फ शक था,
लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये किसी रैंडम आदमी का काम नहीं है। ये ज़रूर कोई ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि प्रथा घर में अकेली है और आपके घर की चाबी वो खिड़की के पास रहती है। वो चोरी के इरादे से यहाँ नहीं आया था, वो सिर्फ प्रथा के लिए आया था। कोई ऐसा जो उसे पसंद करता था। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। मैं जानता हूँ वो कौन हो सकता है। आरव ने तेरे सामने ही कहा था ना कि उसके घर की चाबी कहाँ रहती है? अरे लेट नाइट का कोई इशू नहीं है यार, मेरे हॉल की खिड़की के पास वो चाबी रखी है ना, बस उसी से आ जाऊंगा। और उस दिन मैंने सिर्फ तुझे बताया था कि हम सब लोग शादी में जा रहे हैं। जल्दी करो भाई। अरे बड़ी जल्दी में डॉक्टर साहब, आज एक शादी में जाना है ना, सब जा रहे हैं घर में। हम ही लोग जा रहे हैं, वो प्रीथा नहीं जा रही। ये क्या कह रहे साहब आप? हाँ, आप तो सब चीज मुझको बताते थे ना। अब ये मेरे सर पे मत डालिए साहब। तुमको ज्यादा पसंद नहीं करता था मेरी बहन को क्या? जब देखो तब उसे ढूंढता रहता था, कहाँ आ रही कहाँ जा रही नहीं। हाय अरे क्या बात कर रहा है? तेरी बहन आती थी मेरे से बात करने के लिए, उसको अच्छा लगता था आपने उससे बात करने के लिए। तूने ये सब कुछ नहीं किया? नहीं सर। फिर झूठ बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा साहब। सिंह, तो ये क्या है? ये तेरे फोन की लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं। तूने बताया था ना कि 10 बजे दुकान बंद करता है, लेकिन तेरी फोन की लोकेशन के हिसाब से तू 1 बजे तक वहां था। तेरी बीवी से भी पूछा है हमने, उस रात देर से घर आया था तू। झूठ मत बोलना, बोल। सिंह तेरी सब सच बोलता हूँ साहब, मैंने उस लड़की के साथ गंदा काम किया था साहब। हाँ, लेकिन साहब वो तो जाने किस किस के साथ क्या क्या करती थी साहब। कभी किसी का हाथ पकड़ लेती थी, कभी किसी के साथ हंस के बात करती थी, और किसी किसी के साथ तो साहब गले भी मिलती थी। और मैं खाली बात करने की कोशिश करता था तो मुझे ऐसे देखती थी जैसा कोई सड़क का कुत्ता है। अरे मुझे भी साहब वो सब करना था, वो जो सबके साथ करती थी। अरे साहब मैं तो सच बता रहा हूँ ना, मुझे क्यों मार रहे आप लोग? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस बेचारी लड़की के साथ इतना घिनौना और गंदा काम किया, उसकी जितनी सजा दी जाए उतना कम है। पहले रेप किया और बाद में उसे मार डालो। अरे साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैं उसे मारना चाहता था साहब, लेकिन सही इसे पूरा सच उगलवाओ। मेरी बात सुन साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसका बलात्कार किया, मैंने उसे नहीं मारा साहब। सिंह, अगर इस जगदीश की बात मान भी लें कि इसने प्रथा को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? और वो जो कोई भी था, उसने प्रथा के कपड़े ठीक करके ये दिखाने की कोशिश की कि उसका रेप नहीं हुआ है। सर चंदू भी हो नहीं सकता, वो तो पहले डर के भाग गया था। हाँ, लेकिन वो जो कोई भी था मेन डोर से अंदर आया था, मतलब घर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हो सकता है वो फैमिली मेंबर ही हो। सिंह, उस रात शादी में से ये प्रथा का फादर गायब था ना? एक पेशेंट का फोन आ गया था, मुझे उसके पास जाना पड़ा। हाँ सर, वो कह रहे थे किसी मरीज को देखने गया सी। पड़ा वो प्रीथा को क्यों मारेगा, उसके पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन सर अगर उसने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा होता तो उसकी मदद जरूर करता, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता, उसे मारता क्यों? यही तो पता करना है। अगर उस रात की टाइमलाइन पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि उस रात प्रथा को मारने के पीछे मोटिव क्या था। सर ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? हाँ लगता है। आपने कहा था कि उस दिन आप शादी के वेन्यू से पेशेंट को देखने गए थे। हमने पता किया है कि वहाँ से पेशेंट का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और आपको 45 मिनट लग गए। बेटी को मारने में टाइम लग गया ना? आप पुलिस वाले हर किसी में शक करते हैं। यही हमारा काम है। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस उसी को बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया। कौन से गैराज में टायर ठीक कराया था? अब ये मत कहिएगा कि वो आपने खुद ही ठीक कर लिया। क्या हुआ, बहुत नर्वस लग रहे? नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि अगर उस गैराज वाले ने मुझे नहीं पहचाना तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। तो फिर दुआ कीजिए कि वो गैराज वाला आपको पहचान ले। सर मैंने उस मैकेनिक से गल की थी, वो कह रहा था उसने विद्युत को पहचान लिया। उसने बताया कि वो उस रात उसके गैरेज में आया था, उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो किसी पेशेंट को मिलने की जल्दी मचा रहा था। बाप मैकेनिक के पास आया, फिर पेशेंट के पास गया।
और भाई पहले से ही दोस्तों के पास था। जी सर। और माँ, उसने बेटी के बहुत सारे मिस कॉल्स देखे और जल्दी जल्दी मिलने घर आ गई। मतलब तीनों में से कोई नहीं था, तो फिर कौन है? सिंह, इस केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। की ढूंढ रहे हो सर? क्या ढूंढ रहा हूं? कातिल को। आपके ऊपर तो हमें शक ही नहीं था, लेकिन अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली नहीं खेल सकते। प्रथा की मिस्ड कॉल देखने के बाद आपने उसे वापस कॉल किया, और जब उसने आपका फोन नहीं उठाया तो आप घबरा गई और तुरंत शादी से निकल गई। ये हैं आपके फोन की लोकेशन डिटेल्स। इनसे साफ पता चलता है कि आप 1 बजे शादी से निकल गई थी और 15 मिनट के बाद ही अपने घर के एरिया में पहुंच गई थी। आपने अपने पति को 2 बजे कॉल किया और हमें 2:05 पर। ये बीच के 45 मिनट आपने क्या किया? प्रेथा को बर्बाद कर दिया था उस राक्षस ने। जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ, उस दर्द के साथ वो नहीं जी सकती थी। वो जिंदा तो रहती, लेकिन घुट घुट के मर जाती। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि दुनिया अच्छाई नहीं देखती है। लोग हमेशा मेरी बेटी को गलत कहते थे। उसका हंसना, उसका लड़कों के साथ बात करना, उसके छोटे कपड़े पहनना, बस इन सब बातों से ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उसका कैरेक्टर खराब है। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि रेप के बाद लोग मेरी बेटी को ब्लेम करेंगे, हमें ब्लेम करेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि मौत ही उसके लिए बेटर ऑप्शन। माँ थी मैं उसकी, उसके साथ गलत कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मैंने उसे मारकर सही काम किया। मुझे अपने परिवार के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर सही नहीं किया। आपकी बेटी को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने का हक आपको नहीं था। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी एंड आई एम श्योर अपने साथ हुए इस अपराध के बाद भी वो बहुत आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीती, और आपने उसकी जिंदगी छीन ली। जगदीश को उसके किए की सजा मिली, और शिप्रा, उसने भले ही अपनी बेटी को दर्द से मुक्त कराने के लिए ये सब किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उसे सजा मिली। आरव ने जगदीश को अपनी बहन की तरफ गलत निगाहों से देखते हुए तो देखा, लेकिन उसके लिए भी उसने अपनी बहन को ही गलत समझा। क्या यह होने वाले अपराध की दस्तक नहीं थी? प्रथा एक खुशमिजाज लड़की थी, सबसे दोस्ती रखती थी, हर किसी पर आसानी से भरोसा भी कर लेती थी, और शायद इसी मासूमियत की कीमत उसने चुकाई थी। प्रथा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ जगदीश और शिप्रा ही गुनहगार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हर वो इंसान गुनहगार है जो ये सोचता है कि जो लड़की हंसमुख है, पार्टीज में जाती है, छोटे कपड़े पहनती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, वो गलत है या कैरेक्टरलेस है। जब भी ऐसी धारणा किसी के लिए बनाई जाती है तो वह समाज के लिए एक दस्तक होती है। ये दस्तक है कि हमारी सोच गलत है, ये दस्तक है कि हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। हर लड़की को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर किसी को बदलना है तो ऐसे लोगों की सोच को जो प्रथा जैसी लड़कियों को गलत समझते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें